हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसडब्ल्यूजी स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो हम आज इसको डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं एंड इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डोमेन। मतलब जिस डोमेन में आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, रीडिंग में, राइटिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग, उस डोमेन के अकॉर्डिंग जो है हम इस लर्निंग डिसेबिलिटी को कैटेगराइज करते हैं। और इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ द इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स। अब ये जो है एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में मतलब रीडिंग में, राइटिंग में, हाँ, मैथ की कैलकुलेशन में हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है, और स्पीच स्किल मतलब बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब क्या आता है, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन कि किस डोमेन में आपको प्रॉब्लम है, उसी वजह से आप जो है इनको टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी के निकाल सकते हैं। जैसे कि रीडिंग, अगर लर्निंग डिसऑर्डर रीडिंग में है, उनको रीडिंग में दिक्कत है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स में है तो डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्ग्राफिया होता है। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मेजरली आज हम ये 3 प्रॉब्लम्स जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट वन इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को कभी कभी हम रीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, एंड ये सबसे कॉमनेस्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें से 70 to 80% जो है उनको रीडिंग प्रॉब्लम होती है। तो रीडिंग डिसऑर्डर मेक्स द 70 to 80% ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन। इसको कभी कभी डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, इसलिए ताकि जो भी सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द रीडिंग वो इसमें हम काउंट कर लेते हैं इन द रीडिंग डिसेबिलिटीज़। और सेवरल टाइप्स की रीडिंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है कि रीडिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि अक्षर नहीं समझ पाते हैं, या अक्षर जोड़ के नहीं पढ़ पाते हैं, या पूरे अक्षर का मीनिंग समझ नहीं आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच उनको एक टर्म दे दिया गया दैट इज द डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया। अब क्या होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी कैन इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। देखो जो हमारा रीडिंग प्रोसेस है ना, हम वर्ड को रिकग्नाइज करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि हम वर्ड ही नहीं पहचान पा रहे हैं। वर्ड को डिकोड करना, उसका मीनिंग समझना, कि आपको जो है मान लीजिए आप डिफरेंट किसी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप उसका मीनिंग डिकोड नहीं कर पाते हैं, है ना। सिमिलरली ऐसी प्रॉब्लम इन बच्चों में आती है कि वो जो मीनिंग है डिकोड नहीं कर पाते हैं। रीडिंग स्पीड, बहुत स्लो रीड करते हैं, ओरल या फिर एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब तो उसमें होता है डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट इज द डिसकैल्कुलिया। दिस इज द टर्म विच इज गिवन टू द मैथ रिलेटेड डिसेबिलिटी। वैसे बहुत सारे लोगों को मैथ्स फोबिया होता है, वो डिसकैल्कुलिया नहीं होता है, उससे अब रिलेट नहीं करना। इसमें क्या है, अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डूइंग द बेसिक मैथ्स ऑल्सो, है ना। कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है कि क्वांटिटी क्या चीज़ होती है ना, प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर एक नंबर दे रखा है, उसमें 100 है, 10 है, 1000 प्लेस है, वो प्लेस वैल्यू भी उसको समझने में प्रॉब्लम आती है ना। टाइम समझने में प्रॉब्लम आती है उसको, थ्योरीज़ है वो समझने में प्रॉब्लम आती है, नहीं याद रख पाता है उन मैथ रिलेटेड फैक्ट्स को, नंबर को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम है उसको, प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कतें आती हैं। सो ओवरऑल उनका क्या होता है, नंबर सेंस जिसको बोलते हैं, डिसकैल्कुलिक्स कैन आल्सो बी रेफर्ड एज द नंबर सेंस। एक नंबर सेंस होती है ना, वो मिसिंग होती है इन डिसकैल्कुलिक चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज द डिस्ग्राफिया। ना डिस्ग्राफिया एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ करते हैं जब बच्चे जो हैं राइटिंग में, राइटिंग एक्सप्रेशन में अच्छा नहीं कर पाते, और मतलब अच्छा मतलब डिसेबिलिटी होती है, वो नहीं कर पाते। दे हैव प्रॉब्लम विद राइटिंग रिलेटेड डिफिशिएंसी। अब ये जो राइटिंग रिलेटेड डिफिशिएंसी है उसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकती है, उसमें पंचुएशन मार्क्स, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन्स लगाने हैं,
इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उनको पैराग्राफ राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं। ओवरऑल दे हैव अ वेरी पुअर पेनमैनशिप। पुअर पेनमैनशिप मतलब राइटिंग में एक लिखावट में उनको प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इन प्रॉब्लम्स का? इनका प्रॉब्लम्स है कंबाइंड तरीके से टीचर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स इन बच्चों के साथ काम करते हैं। और उनका सबसे पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई करना कि इनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इनके लिए स्पेसिफिक लर्निंग प्लान्स बनाना, आईईपी बनाना। आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाना, जो कि इस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली उस बच्चे के हिसाब से बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जान के बनेगा। अब हो सकता है कि एक बच्चा जो है उसको डिसकैलकुलिया हो, मैथ में अच्छा ना हो, पर हो सकता है वो रीडिंग में अच्छा हो, तो हम रीडिंग के ऊपर ना बना के उसको मैथ रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे, है ना, इन ऑर्डर टू फिट विद द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड अकोमोडेट विद द एरियाज ऑफ द वीकनेस। जो उसकी वीकनेस है उस पर काम करेंगे। तो कभी कभी तो ये चीज़ें वर्कआउट कर जाती है इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम जब बनाते हैं, बट कभी कभी जो होता है वो नहीं हो पाता है, तो उनको क्या कहते हैं, ओरिजिनल क्लासरूम से डिफरेंट क्लासरूम में फिर भेजना चाहिए ताकि उनकी नीड्स एड्रेस हो। और सकता है उनको स्कूल ही चेंज करना पड़े फॉर द स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफन एट एन इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, नॉर्मल जो बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ उनकी पेसिंग नहीं हो पाती है। अब इनके साथ कोपिंग इश्यूज बहुत आते हैं। तो कोपिंग इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी दूसरों के बच्चों की तरह पढ़ें, है ना, मैथ कर पाएँ, बट क्या होता है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस इन द लर्निंग उनको लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारा चीज़। तो उनको फिर क्या होता है, उनको गुस्सा आता है, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अच्छे से पढ़ना, तो अच्छे से पढ़ते भी है, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बट टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, लो टेस्ट स्कोर होता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमने मेहनत भी करी और कुछ भी नहीं आ रहा, तो उनको बहुत गुस्सा होता है, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उनको असाइनमेंट समझ नहीं आते हैं, तब भी उनको बस एंग्जाइटी हो जाती है। तो धीरे धीरे करके उनकी सिचुएशन जो बहुत वर्सन हो सकती है। बट क्या कर सकते हैं इसमें व्हेन स्पीकिंग टू अ काउंसलर और वेंटिलेटिंग देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स उनको बता के, अपने इमोशनल कंसर्न काउंसलर्स या थेरेपिस्ट के साथ बता के, इस स्ट्रेस से एंजाइटी थोड़ी कम हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है, और उनको प्रॉब्लम समझाई जा सकती है बच्चों को कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिन बच्चों के साथ मोटर स्किल्स होती हैं, बेसिकली वहाँ पे ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज़ करेंगे। एजुकेशन थेरेपिस्ट को हायर किया जा सकता है फॉर द स्कूल एज्ड स्टूडेंट जिनको रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। स्पेशल एजुकेशन थेरेपिस्ट होते हैं टू गिव देम प्रॉपर गाइडेंस कि वो कैसे पढ़ें, टेक्निक्स कैसे यूज़ करें ताकि वो अपनी लाइफ में बेटर कर पाएँ। नेक्स्ट द स्पीच थेरेपिस्ट। अब जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वर्बल होती है, लैंग्वेज बेस्ड होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, तो उसमें स्पीच थेरेपिस्ट उनके कम्युनिकेशन के साथ उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक होता है सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। मतलब सोल्यूशन ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ यूज़ हो पाएगी, वो यूज़ हो पाएगी बड़े बच्चों में, मतलब थोड़े से ओल्डर चिल्ड्रन हो और जो टीन्स हों, जो 15, 16, 17 साल के बच्चे हों, टीनेजर्स हों, उनके साथ, क्योंकि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको समझाया जा सकता है कि भाई देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, और इन चीज़ों पे मतलब जो आपकी वीकनेस है उन पे फोकस ना करके हम आपके स्ट्रेंथ पे, जो आपकी ताकत है उस पे फोकस करेंगे, ताकि उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिले और वो आगे उसके लिए वर्क कर सके, मतलब उस एरिया में गाइडेंस लेके काम कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ। कुछ बच्चों में और अडल्ट्स में जो है ग्रुप बना दिए जाते हैं, सपोर्ट ग्रुप बना दिए जाते हैं कि देखो मुझे भी ये प्रॉब्लम है, आपको भी ये प्रॉब्लम है, ताकि वो ग्रुप में मिलके रहे, उनको अलग से ना रहे, आइसोलेट फील ना हो, और ग्रुप में रह के वो कुछ अपना भी कमाने का ज़रिया, या फिर कहें कि आगे और पढ़ने का, या फिर कुछ और करने का डिस्कस भी कर सकते हैं। प्ले थेरेपी, इंटरेक्शन स्किल्स वगैरह इन सब ग्रुप्स में जो है
करते हैं ताकि वो अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टी एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएँ, बात कर पाएँ, मोटिवेट हो पाएँ कि देखो मुझे भी ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, और अगर दोनों को अलग अलग प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। ये होता है उनके सपोर्ट ग्रुप में और सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग में। बेसिकली क्या होता है, जब बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, स्कोर लो होता है, तो एक उनमें बड़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ फीलिंग आने लग जाती है। दे फील शाई एंड टिमिड, एंग्शियस, एक कॉन्फिडेंस लो लेवल भी लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोशली बहुत अलूफ सा फील करने लगते हैं और डिस्ट्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी भी होती है। तो ऐसे बच्चों से बात करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है, ताकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रह पाएँ, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहे और वो इस प्रॉब्लम से जूझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द लर्निंग डिसेबिलिटी। आई होप आई वुड हैव डन जस्टिस विद द टॉपिक एंड आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है, आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट लें वो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।